इस वक्त हमारे साथ हैं बेरमो प्रत्याशी अनूप सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या है चुनावी माहौल। अनूप सिंह, और क्या लगता है, क्या समीकरण होगा, कितनी चुनौतियां हैं आपके साथ? देखिए, समीकरण कुछ नहीं है। समीकरण बस सिर्फ और सिर्फ बेरमो की जनता राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि देना चाहती है, और राजेंद्र बाबू के परिवार पर जिस तरीके से उन लोगों ने पहले विश्वास किया है, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी के परिवार पर जिस तरीके से पहले विश्वास किया, वो कहीं ना कहीं ये जान रहे कि उनका आगे ख्याल कौन रख सकता है और बेरमो की जनता की सुख सुविधाओं को कौन पैनी नज़र रखते हुए अपना काम कर सकता है। आपको अपने पिता की सियासत की विरासत को आगे बढ़ाना, उन्होंने बेरमो के लिए बहुत काम किया है, कई वर्षों तक काम किया है, तो लोगों का सपोर्ट ऑब्वियसली उन्हें आपको मिलेगा, एक सिंपैथी वोट भी है, तो इस पे क्या लगता है? देखिए, मुझे सियासत की विरासत को आगे नहीं बढ़ाना है। मुझे अपने पिता के संस्कार के विरासत को, प्रेम के विरासत को आगे बढ़ाना है, जो वो बेरमो की जनता में बांटते आए थे, और तभी शायद बेरमो के पूर्वजों ने उनको 6 बार का विधायक बनाया था। और अच्छा बेटा, अच्छा संस्कार तभी आप साबित कर सकते हैं जब आप अपने पिता के दिए हुए राह पर चले, जिसे शायद बीजेपी वाले वंशवाद का नाम देते हैं, लेकिन मैं उसे वंशवाद का नाम नहीं देता हूं। मैं उसे अपने पिता के अधूरे सपने और पिता के संस्कार को जीवित रखने का नाम को वंशवाद कहता हूं। शायद ये बीजेपी वाले नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी तो समझ जाना चाहिए, जब झारखंड की जनता ने उसी वंशवाद को देखते हुए, जिसे वो वंशवाद कहते हैं और मैं संस्कार कहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को इस राज्य के कुर्सी पर 5 साल के लिए बैठाया। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार बाटुल हैं, उन्हें कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, वो मेरे लिए चुनौती नहीं है, वो मेरे लिए एक अवसर हैं, और अवसर मेरे लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को हराया था। तो निश्चित तौर पर ये अवसर को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। आज बाटुल जी भी मेरे पिता तुल्य हैं, और मैं उनसे भी सीखने का काम करूंगा, और अभी भी सीख रहा हूं, और अपने पिता से भी सीखा हूं, तमाम सीनियर लीडर से सीख रहा हूं जो अभी तक बेरमो में मेरे पिता के साथ राजनीति करते आए। तो निश्चित तौर पर राजनीति प्रतिद्वंदी अपने जगह पे वो होंगे, मेरे लिए एक गार्जियन स्वरूप व्यक्ति हैं, और चुनाव के बाद भी वही रहेंगे। गठबंधन की सरकार को 9 महीने हो गए, तो क्या लगता है ये सरकार का काम कितना अच्छा रहा? जैसे बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है कि हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया, तो और उनका चुनावी मुद्दा भी यही है कि हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया, तो इस पे क्या लगता है आपको, सरकार ने कितना काम किया? देखिए, बीजेपी का तो जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, झारखंड की जनता की तरफ से जरूर बोलना चाहूंगा कि जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने क्या किया। जो गैर मजूरा जमीन का पट्टा बीजेपी ने वापस लिया था, कांग्रेस शासित राज्य में इन लोग को मिला था, वो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने वापस दिलाने का काम किया। जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और मेरे पिता ऊर्जा मंत्री थे, तो 70 रुपया 60 रुपया बिजली बिल आता था, और बीजेपी राज में ये बिजली बिल पहुंच गया 500 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया। उस बिजली बिल को 100 यूनिट मुफ्त देने का निर्णय हेमंत सोरेन जी की सरकार की कैबिनेट ने लिया। किसान का कर्ज इनके समय में चढ़ा, और उसे माफ करने का काम हेमंत सोरेन जी ने अभी ऐलान किया। कृषि मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 2000 करोड़ का अनुदान दिया। तो मैं समझता हूं मास लेवल पे काम हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब झारखंड सरकार का पैसा जीएसटी का केंद्र सरकार द्वारा रोक लिया गया, और झारखंड सरकार ने जनता पे बिना बोझ डाले हुए इस 9 महीना को शासन करते हुए एक अच्छे राजा का फर्ज जो हेमंत सोरेन जी ने निभाया है, वो जनता बखूबी जानती है। इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी चाहे कितना भी बोल ले, वो कुछ होने वाला नहीं है। कल रघुवर दास जी आए हुए थे, उन्होंने फिर अपशब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बोला कि चोट्टा लोग को सरकार से हटाओ। ये किसको ये चोट्टा बोल रहे हैं? ये हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों को बोल रहे हैं, या हमारे कोयरी कुर्मी जाति लोग को बोल रहे हैं, या भूमियार पंडित राजपूत को बोल रहे हैं,
या फिर झारखंडी वासियों को बोल रहे हैं, आखिर इन्हीं के प्रतिनिधि या माइनॉरिटी को बोल रहे हैं, आखिर इन्हीं के प्रतिनिधि मंडल तो सरकार चला रहे हैं और उस सरकार के प्रतिनिधि मंडल को, इस जनता के प्रतिनिधि मंडल को वो चोट्टा करके संबोधन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मानसिकता इनकी खो गई है और जिस रघुवर दास जी से बीजेपी प्रचार करा रही है, वो रघुवर दास जी अगर इतना ज्यादा काम किए होते तो अपना विधानसभा सीट तो पहले जिता लेते हो। उन्हीं के चलते तो बीजेपी का ये नैया डूबा है और उनको बीजेपी प्रचार करने ला रही है बेरमो और दुमका में। तो जहां जहां रघुवर दास जैसे लोग जाएंगे, मैं समझता हूं कि जनता और बीजेपी को नकारने का काम करेगी। आप डेली चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रात तक आप लौटते हैं, तो लोगों का क्या लग रहा है आपको? लोगों से मिल, लोग क्या कह रहे हैं आपसे? देखिए, लोगों अक्सर लोग चुनाव में अपने बातों को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ पूरे दिन चलेंगे ना तो आपको ये देखने ही को नहीं मिलेगा। लोग यही बोलते हैं कि आपके पिता ने, तुम्हारे पिता ने बहुत कुछ हम लोग को दिया है, अब हम लोग तुमको देंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि तुम राजेंद्र बाबू के बेटे हो और राजेंद्र बाबू के बेटे और संस्कार के नाते तुम हम लोग का काम करोगे, इसलिए हम तुम लोग को पहले जिताएंगे और फिर काम की बात करेंगे। तो ये चुनाव राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि के तरह है। लेकिन राजेंद्र बाबू का बेटा हूं, पीठ दिखा के भागना सीखा नहीं हूं। अगर मैं ये चुनाव जीतता हूं तो निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू ने जो संस्कार मुझ में दिया है, 4 साल जनता को उस संस्कार दिखाने का काम करूंगा और अगला चुनाव मैं अपने कर्म और अपने काम पर लड़ने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल, आप काफ़ी सालों से राजेंद्र बाबू के साथ वो चुनाव जब लड़ते थे तो आप उनके साथ रहते थे, जितना कैंपेनिंग हो, जितना चुनाव प्रचार हो, तो इस बार काफ़ी उनकी कमी खल रही होगी आपको। तो ये सब कुछ आपने उनके साथ रह के सीखा, जो चुनावी गुण आपने उनके साथ रह के सीखा, तो उससे आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा वो जो आपने सीखा उनके साथ रहते हुए, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है? अनुराग जी, सच्ची बात बताऊं तो शायद मुझे जितनी कमी अपने पिता की खलती है उतनी कमी शायद किसी को नहीं खलती होगी। मैं उनका हाथ पकड़ के पिछले 5-6 साल से चलते आ रहा था और 10-15 साल पहले मैं अपने पिता के साथ आया। 20 साल पहले मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी 8 बहनें थी और 8 बहन के बाद मैं 2 भाई हम लोग हैं। मेरे पिता का उम्र होते जा रहा था और उनको कोई व्यक्ति, कोई बच्चा उनको चाहिए था जो उनके साथ रह सके, और जिसके कारण मेरी बड़ी बहन जो मेरे से 4 साल बड़ी है, उससे पहले मेरी शादी हो गई और उसके 2 साल बाद उनकी शादी हुई। तो कहीं ना कहीं मैं अपना पूरा जो जीवन है वो अपने पिता के लिए ही समर्पित किया था। मैं फोटोग्राफी में हायर स्टडीज़ करना चाहता था, मास कम्युनिकेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैं चाहता था कि मैं जाऊं उसमें जर्नलिज्म में, लेकिन मैंने सब चीज़ दरकिनार करते हुए मैंने अपना काम किया। जो भी पढ़ाई कर पाया, डिप्लोमास कर पाया, फिर NDRI नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल से मैंने डेयरी डेवलपमेंट का कोर्स किया और 10 साल डेयरी फार्मिंग किया, पैस्चराइज प्लांट बनाया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिता की ज़रूरतें बढ़ते गई, उस तरीके से मैं अपने पिता के साथ राजनीति में रमता गया। लेकिन आज वो नहीं है। सही मायने में मेरे लिए मतलब ये आश्चर्य सा बात है कि मैंने कोई सपने में नहीं सोचा था कि मैं कोई चुनाव अपने पिता के अलावा किसी और के लिए लड़ सकता हूँ। और जिस कुर्सी पे आज आप मेरे को देख रहे हैं बैठे हुए, मैं उस कुर्सी पे बैठने से पहले उस कुर्सी को प्रणाम करता हूँ हर रोज़, कि कम से कम मैं इस कुर्सी की गरिमा और इस कुर्सी का सम्मान रख सकूँ। क्योंकि मैं उनका बेटा ज़रूर था, लेकिन मैंने उनको एक दोस्त से कम नहीं जाना है। मैंने देखा है कि शायद ही राजेंद्र बाबू ऐसा कोई काम किए होंगे जो जनता से छुपा हुआ होगा। वो एक खुले किताब थे। अपने सहयोगी दीपक के साथ मैं अनुराग ठाकुर, सनमार्ग लाइव 7।